नमस्कार। YouTube चैनल पॉलिटी विद डी पारासर पर आपका स्वागत है। मैं डी पारासर राजनीति विज्ञान का एक विद्यार्थी हूं और लगभग पिछले 17-18 सालों से इस विषय को डिस्कस करता हूं अपने विद्यार्थियों के साथ। अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर, नेट JRF, स्कूल लेक्चरर, PGT आदि की परीक्षाएं राजनीति विज्ञान सब्जेक्ट के साथ दे रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, आपको फ़ायदा होगा। और हमारा ऐप पंत इंस्टीट्यूट अलवर डाउनलोड करें। आज हमारा टॉपिक है अरस्तू। अरस्तू के दो टॉपिक्स हम आज पढ़ेंगे। एक तो अरस्तू का संविधानों का वर्गीकरण का सिद्धांत और दूसरा अरस्तू के न्याय का सिद्धांत। अरस्तू पर पिछले 6-7 क्लास हमारी पीछे भी हो चुकी हैं। अगर आप अरस्तू को और डिटेल से पढ़ना चाहें तो हमारी पुरानी वीडियो पड़े हैं आपके YouTube पर, उनको ढंग से पढ़िए। तो यहाँ पे देखें आप अरस्तू के संविधान का वर्गीकरण। अरस्तू ने अपने संविधानों के वर्गीकरण का सिद्धांत। अच्छा, मैं आपको पढ़ाऊंगा कैसे? मैं आपको इस तरीके से पढ़ाऊंगा कि ऑब्जेक्टिव टाइप परीक्षा में अगर कोई सवाल आता है तो वो आपका 100% हिट हो जाएगा। तो अरस्तू के संविधान का वर्गीकरण, अरस्तू ने अपने संविधानों के वर्गीकरण का सिद्धांत प्लेटो की पुस्तक स्टेट्समैन से लिया है। किससे लिया है? स्टेट्समैन से। प्लेटो की पुस्तक थी स्टेट्समैन, उससे प्रभावित होकर अरस्तू ने अपने संविधानों के वर्गीकरण का सिद्धांत लिया है। अरस्तू ने अपने संविधानों का जो वर्गीकरण है उसमें 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन किया और 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करने के बाद उन संविधानों को दो आधारों पर वर्गीकृत किया। एक आधार है शासकों की संख्या। शासकों की संख्या, शासकों की संख्या के आधार पर अरस्तू ने 3 प्रकार के संविधान माने। एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और तीसरा बहुत सारे व्यक्तियों का शासन। एग्जामिनर आपसे सवाल पूछेगा कि शासकों की संख्या के आधार पर अरस्तू ने अपने संविधानों को कितने भागों में वर्गीकृत किया? 3 भागों में। एक व्यक्ति का शासन, कुछ व्यक्तियों का शासन और बहुत सारे व्यक्तियों का शासन। तो एक तो वर्गीकरण का आधार था अरस्तू का शासकों की संख्या के आधार पर, और दूसरा वर्गीकरण का आधार था गुण या नैतिकता के आधार पर। किसके आधार पर? गुण या नैतिकता के आधार पर। गुण या नैतिकता के आधार पर अरस्तू ने अपने संविधानों को 2 भागों में बांटा। एक तो शासन का शुद्ध रूप और दूसरा शासन का अशुद्ध रूप। तो कुल मिलाकर अरस्तू ने शासकों की संख्या और गुण या नैतिकता के आधार पर 158 संविधानों का तुलनात्मक अध्ययन करके संविधानों को 6 भागों में बांटा। शासकों की संख्या के आधार पर 3 भागों में और गुण या नैतिकता के आधार पर 2 भागों में। तो कुल मिला के कितने आधार हो गए? 6 आधार। अब 6 आधारों को देखिए, 6 भाग हो गए, 6 वर्गीकरण हो गए, उनको देखिए। अगर एक व्यक्ति का शासन, एक व्यक्ति के शासन का शुद्ध रूप है तो उसको अरस्तू ने नाम दिया राजतंत्र। अर्थात राजतंत्र एक ऐसी शासन व्यवस्था है जिसमें एक व्यक्ति का शासन पाया जाता है और वह एक व्यक्ति के शासन का शुद्ध रूप है, तो उसको अरस्तू ने क्या नाम दिया है? राजतंत्र। लेकिन जब ये राजतंत्र जो एक व्यक्ति का शासन है वह राजा दूषित हो जाएगा या भ्रष्ट हो जाएगा तो एक व्यक्ति के शासन का अशुद्ध रूप निकल के आएगा और उसका नाम होगा निरंकुश तंत्र। तो अरस्तू के संविधानों के वर्गीकरण में एक व्यक्ति के शासन के शुद्ध रूप को उसने क्या नाम दिया है? राजतंत्र। सवाल ऐसे पूछता है एग्जामिनर, अरस्तू के संविधानों के वर्गीकरण में एक व्यक्ति के शासन के अशुद्ध रूप को उसने क्या नाम दिया है? निरंकुश तंत्र। एग्जामिनर रिवर्स फॉर्म में भी सवाल पूछेगा कि अरस्तू के संविधान के वर्गीकरण में निरंकुश तंत्र कौन से प्रकार की शासन व्यवस्था है? फिर ऑप्शन लेगा, एक व्यक्ति के शासन का शुद्ध रूप, कुछ व्यक्तियों के शासन का शुद्ध रूप, बहुत सारे व्यक्तियों के शासन का अशुद्ध रूप, एक व्यक्ति के शासन का अशुद्ध रूप। तो आप क्या जवाब दोगे? एक व्यक्ति के शासन का अशुद्ध रूप। तो कंसेप्ट बिल्कुल तार तार होना चाहिए, खुला हुआ होना चाहिए। ठीक है। कुछ व्यक्तियों के शासन का शुद्ध रूप अरस्तू ने उसको बोला है कुलीन तंत्र। तो कुलीन तंत्र कैसी शासन व्यवस्था है जिसमें कुछ व्यक्तियों का शासन है और उनका शासन अगर शुद्ध रूप में पाया जाता है तो उसको अरस्तू ने नाम दिया है कुलीन तंत्र। मतलब कुछ व्यक्तियों के शासन का शुद्ध रूप कुलीन तंत्र कहलाता है।
लेकिन अगर यही कुछ व्यक्ति दूषित हो जाएं, भ्रष्ट हो जाएं, अपना घर भरने लग जाएं, तो फिर कुछ व्यक्तियों के शासन का अशुद्ध रूप बन जाएगा और उसका नाम उसने दिया है गुटतंत्र। तो गुटतंत्र कैसी शासन व्यवस्था है? कुछ व्यक्तियों के शासन का अशुद्ध रूप जिसमें पाया जाएगा वह गुटतंत्र कहलाएगा। ठीक है जी। बहुत सारे व्यक्तियों के शासन का जब शुद्ध रूप निकल के आता है तो अरस्तु उसको नाम दे रहा है पॉलिटी या संयत तंत्र या सर्वजन तंत्र। इसको ढंग से देखिए, पॉलिटी या सर्वजन तंत्र या संयत तंत्र क्या है? बहुत सारे व्यक्तियों के शासन का शुद्ध रूप है। ठीक है जी, बहुत सारे व्यक्तियों के शासन का शुद्ध रूप है पॉलिटी या सर्वजन तंत्र या संयत तंत्र। तो ये क्या चीज़ है भाई? ये अरस्तु का सर्वश्रेष्ठ राज्य का जो सिद्धांत दिया है उसमें उसने पॉलिटी बताई है। अपनी सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था को अरस्तु क्या कहता है? पॉलिटी कहता है। सर्वश्रेष्ठ शासन व्यवस्था को अरस्तु पॉलिटी कहता है। इसके अंतर्गत उसने मिश्रित संविधान बताया है। क्या बताया है? मिश्रित संविधान। और इस मिश्रित संविधानों में किन का मिश्रण है? कुलीन तंत्र प्लस राजतंत्र, नहीं प्रजातंत्र, कुलीन तंत्र प्लस प्रजातंत्र। यहां पे गौर करना, ये सवाल पेपर में पूछे जाते हैं कि अरस्तु ने जो अपना सर्वश्रेष्ठ राज्य बताया है पॉलिटी या सर्वजन तंत्र या संयत तंत्र, उसमें तुम एक शब्द पकड़ लेना पॉलिटी। हिंदी में वो कुछ भी नाम देगा, इंग्लिश में एक ही शब्द आएगा पॉलिटी। और इसमें मिश्रित संविधान बताया है, और उसमें जो मिश्रित संविधान है वो कौन से दो प्रकार के संविधानों के मिश्रण से बना है? कुलीन तंत्र प्लस प्रजातंत्र। यहाँ पे आप अंतर करिए। प्लेटो ने जो अपनी पुस्तक दालोज बनाई थी, दालोज लिखी थी, उसमें उसने भी मिश्रित संविधान का प्रयोग किया था। तो प्लेटो की दालोज में कौन से संविधानों का मिश्रण है? राजतंत्र प्लस प्रजातंत्र। प्लेटो की दालोज में राजतंत्र प्लस प्रजातंत्र। और अरस्तु की पॉलिटी में जो मिश्रित संविधान है वह कुलीन तंत्र प्लस प्रजातंत्र। इस प्रकार के सवाल पेपर में आते हैं कि जो मिश्रित संविधान है वो कौन से दो प्रकार के संविधानों के मिश्रण से बना हुआ है। ठीक है, तो पॉलिटी क्या है? अरस्तु की दृष्टि में बहुत सारे व्यक्तियों का जो शासन है उस शासन का जो शुद्ध रूप है, बहुत सारे व्यक्तियों के शासन का शुद्ध रूप वह पॉलिटी है, और इसको वह सर्वश्रेष्ठ राज्य का सिद्धांत देता है। मध्यम वर्ग का शासन है, मिश्रित संविधान पाया जाता है, विधि का शासन है, कानून का शासन है, मर्यादित शासन व्यवस्था पाई जाती है। ये पॉलिटी की विशेषताएं हैं। अच्छा, जब ये बहुत सारे व्यक्तियों का शासन या शासन का सर्वश्रेष्ठ रूप या शुद्ध रूप पॉलिटी जब ये दूषित हो जाए, भ्रष्टाचार फैल जाए, दूषित हो जाए, तो फिर बहुत सारे व्यक्तियों के शासन का अशुद्ध रूप निकलता है, और उसको प्लेटो ने क्या नाम दिया है? प्रजातंत्र या भेड़तंत्र या लोकतंत्र। तो आप गौर करें कि प्लेटो और अरस्तु यूनानी विचारकों की दृष्टि में प्रजातंत्र एक निकृष्ट शासन व्यवस्था का रूप है। अच्छा, अब अरस्तु क्या कह रहा है कि भाई ये जो 6 प्रकार की शासन व्यवस्था या संविधानों का वर्गीकरण है, यहाँ पे आप गौर करिए, इनमें चक्रीय आधार पर परिवर्तन होता है। किस आधार पर परिवर्तन होता है? चक्रीय आधार पर। चक्रीय आधार पर कैसे? अरस्तु कहता है कि पहले एक व्यक्ति के शासन का शुद्ध रूप आएगा, उसका नाम होगा राजतंत्र। क्या नाम होगा? राजतंत्र। फिर जब वो एक व्यक्ति भ्रष्ट हो जाएगा तो राजतंत्र किस में बदल जाएगा? निरंकुश तंत्र में। उस निरंकुश तंत्र के खिलाफ समाज के कुछ अच्छे लोग क्रांति करेंगे या परिवर्तन करेंगे उस शासन व्यवस्था में, तो फिर कुछ अच्छे लोग उस निरंकुश तंत्र को हटा देंगे और कुछ अच्छे लोग अपना शुद्ध शासन स्थापित करेंगे। तो कुछ अच्छे लोगों का शुद्ध शासन फिर निरंकुश तंत्र किस में बदल जाएगा? कुलीन तंत्र में। लेकिन जब ये अच्छे लोग भी भ्रष्ट हो जाएंगे तो फिर कुछ लोगों का भ्रष्ट शासन निकल के आएगा। वह कुछ लोगों का भ्रष्ट शासन किस में बदल जाएगा? गुटतंत्र में। जब कुछ लोगों के भ्रष्ट शासन के खिलाफ पूरा समाज आंदोलन करेगा या क्रांति करेगा, तो फिर वे कुछ लोगों के भ्रष्ट शासन को हटाएगा और बहुत सारे लोगों का अच्छा या श्रेष्ठ शासन व्यवस्था अस्तित्व में आएगी, और फिर क्या बन जाएगा? पॉलिटी या सर्वजन तंत्र या संयत लोकतंत्र।
लेकिन जब इस बहुत सारे लोगों का अच्छी शासन व्यवस्था में भी भ्रष्टाचार फैल जाएगा, ये भी दूषित हो जाएगी, तो फिर वह क्या बन जाएगा? प्रजातंत्र, भीड़तंत्र या लोकतंत्र। बहुत सारे लोगों की ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें भ्रष्टाचार फैल जाएगा, दूषित हो जाएगी, वो प्रजातंत्र है। उस प्रजातंत्र में फिर कोई एक अच्छा आदमी आएगा और फिर वह क्रांति करेगा और फिर वह दोबारा किसको स्थापित कर देगा? एक व्यक्ति के शासन का शुद्ध रूप राजतंत्र। फिर राजतंत्र से निरंकुश तंत्र, निरंकुश तंत्र से कुलीन तंत्र, कुलीन से गुटतंत्र, गुटतंत्र से पोल्टी, पोल्टी से फिर प्रजातंत्र, फिर वापस राजतंत्र। इस प्रकार से यह चक्रीय परिवर्तन चलता रहता है, अरस्तु का यह कहना है। अब अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण के सिद्धांत की आलोचना करता है गार्नर। गार्नर कहता है कि अरस्तु ने सरकारों के वर्गीकरण का सिद्धांत दिया है और इसको संविधानों का वर्गीकरण बता दिया है। बस जितने फैक्ट मैंने आपको बोले हैं, किस किताब से लिया गया, क्या क्या इसकी विशेषताएं हैं, शासकों की संख्या के आधार पर कितना, गुण या नैतिकता के आधार पर कितना, चक्रीय परिवर्तन किस तरीके से, सर्वश्रेष्ठ राज्य क्या है, मिश्रित संविधान किन से मिलकर बनता है, विधि का शासन है, कानून का शासन है, मध्यम वर्ग का शासन है। इतना अगर आप पढ़ लेते हो और अरस्तु के संविधानों के वर्गीकरण में से अगर एक सवाल आता है तो आपका वो हिट हो जाना चाहिए, ऐसा मेरा विश्वास है। अब हम पढ़ेंगे अरस्तु का दूसरा सिद्धांत, अरस्तु के न्याय का सिद्धांत। हाँ जी, अरस्तु का न्याय का सिद्धांत। मैंने वापस एक सिनोप्सिस बना रखी है बोर्ड पर, यहां से पूरा सवाल हिट होगा तुम्हारा। देखिए, प्लेटो का न्याय का सिद्धांत आपने पढ़ रखा होगा, वह न्याय का दार्शनिक आयाम प्रस्तुत करता है। प्लेटो के अनुसार न्याय मानव के आत्मा के अंदर की स्थिति है, और फिर उसने व्यक्ति के स्तर पर न्याय और समाज या राज्य के स्तर पर न्याय, दो प्रकार का न्याय का सिद्धांत दिया है। ठीक है, प्लेटो के न्याय के सिद्धांत को अब एक तरफ करें। अब अरस्तु के न्याय का सिद्धांत देखिए। अरस्तु ने न्याय के दो रूप माने हैं, एक तो सामान्य न्याय और एक विशेष न्याय। सामान्य न्याय क्या है भाई? सामान्य न्याय को संपूर्ण न्याय भी कहता है। अरस्तु सामान्य न्याय को संपूर्ण न्याय भी कहता है। तो अरस्तु की दृष्टि में सामान्य न्याय क्या चीज है? सामान्य न्याय का मतलब ये है कि जब न्याय समाज या राज्य के हर व्यक्ति को उपलब्ध हो जाएगा तो फिर न्याय सामान्य हो जाएगा। सामान्य क्या होता है? जो सभी में पाया जाए। जो सभी में पाया जाएगा तभी तो संपूर्ण होगा। तो अरस्तु क्या कह रहा है? अरस्तु कह रहा है कि जब व्यक्ति विवेकशील होगा, सदैव सदाचरण करेगा और उन सदाचरणों को अभ्यास के द्वारा अपनी मनोवृत्ति का हिस्सा बनाएगा। सरल भाषा में समझ लो, जब व्यक्ति विवेकशील होगा, सदैव सदाचरण करेगा, विवेक से काम लेगा, तर्क से काम लेगा, तो वह व्यक्ति क्या हो जाएगा? न्यायशील हो जाएगा। जब समाज के सभी व्यक्ति इस प्रकार विवेकशील और तार्किक हो जाएं, सदाचरण से काम करें, तो सभी व्यक्ति न्यायशील हो जाएंगे कि नहीं हो जाएंगे? हो जाएंगे। जब सभी व्यक्ति न्यायशील हो जाएंगे तो कोई भी व्यक्ति अन्यायी कार्य नहीं करेगा, नहीं करेगा। तो जब समाज के सभी लोग न्यायशील हो जाएंगे तो न्याय समाज के सभी लोगों में व्याप्त हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? और जब सभी लोगों में न्याय व्याप्त हो जाएगा समाज के में, तो उसको संपूर्ण न्याय की स्थिति बोलते हैं। क्या बोलते हैं? संपूर्ण न्याय। तो अरस्तु की दृष्टि में सामान्य न्याय को क्या बोला है उसने? संपूर्ण न्याय। और ये कब होता है? व्यक्ति का सद्गुणी होना। व्यक्ति जब सद्गुणी हो जाएगा, सदाचरण करना, जब वो सदाचरण करेगा और सभी व्यक्ति सद्गुणी हो जाएंगे, सभी व्यक्ति सदाचरण करेंगे, तो पूरे राज्य समाज में न्याय हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा। क्यों? फिर कोई व्यक्ति अन्यायी होगा ही नहीं। लेकिन सभी व्यक्ति सद्गुणी हों, यह केवल एक कल्पना का, चिंतन का या दर्शन का विषय है या नहीं है? है। व्यवहार में संभव है क्या कि किसी राज्य या समाज में सभी लोग न्यायप्रिय हो जाएं? व्यवहार में संभव नहीं है। यह न्याय का दार्शनिक आयाम है। तो अरस्तु के जो न्याय की, सामान्य न्याय की अवधारणा है, संपूर्ण न्याय की अवधारणा है, वह न्याय का कैसा आयाम है भाई? दार्शनिक आयाम है। संपूर्ण न्याय की प्राप्ति होती है इससे। क्यों? सभी व्यक्ति सदाचरण करने लगेंगे, सभी व्यक्ति न्यायप्रिय हो जाएंगे। यह ज़्यादा व्यापक है कि नहीं है? ज़्यादा व्यापक है। अरे भाई, जब राज्य और समाज के सभी व्यक्ति न्यायप्रिय हो जाएंगे, पूरे समाज में न्याय फैल जाएगा, तो यह अवधारणा ज़्यादा व्यापक है। और प्लेटो के आंतरिक न्याय से मिलती है कि नहीं मिलती है? मिलती है। क्यों? प्लेटो भी तो यही कह रहा है कि राज्य और समाज का प्रत्येक व्यक्ति अपने विवेक के नियंत्रण में जब होता है,
राज्य या समाज का प्रत्येक व्यक्ति विवेक के द्वारा संचालित होता है और अपनी मानव आत्मा के अन्य तत्वों को विवेक के नियंत्रण में रखता है, तो व्यक्तिगत स्तर पर न्याय की प्राप्ति होती है। और जब वह व्यक्ति अपने मानव आत्मा के प्रभावी गुण के अनुरूप ही समाज या राज्य के उसी वर्ग में जाता है जो उसकी मानव आत्मा के प्रभावी गुण के अनुरूप है, और उन्हीं कार्यों को करता है जो उसकी मानव आत्मा के प्रभावी गुण के अनुरूप ही उसके लिए निर्धारित होते हैं, और दूसरे व्यक्तियों के कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करता, तो उस पूरे समाज या राज्य में न्याय की प्राप्ति होती है। तो प्लेटो के न्याय का सिद्धांत का भी तो दार्शनिक आयाम था, वह पूरे राज्य समाज में न्याय स्थापित करता है, व्यक्तिगत स्तर पर न्याय स्थापित करता है। तो यहाँ पर अरस्तु का संपूर्ण न्याय का सिद्धांत प्लेटो के आंतरिक न्याय से मिलता जुलता है। क्यों? प्लेटो का आंतरिक न्याय क्या है कि हर व्यक्ति के विवेक के नियंत्रण में उसका साहस और उसका तृष्णा वाला तत्व रहे और व्यक्ति विवेक के द्वारा संचालित हो। जब समाज या राज्य का हर व्यक्ति ऐसा हो जाएगा तो पूरे समाज या राज्य में न्याय की प्राप्ति हो जाएगी। ऐसे ही अरस्तु कह रहा है कि जब हर व्यक्ति सदाचारी हो जाएगा, सद्गुणी हो जाएगा, विवेक से काम लेगा, तो पूरे राज्य या समाज में न्याय की प्राप्ति हो जाएगी। तो अरस्तु का सामान्य न्याय, संपूर्ण न्याय प्लेटो के आंतरिक न्याय से या प्लेटो की न्याय की अवधारणा से मिलता है। तो ये तो अरस्तु के न्याय का एक अवधारणा रही। दूसरा अरस्तु ने कहा है न्याय का विशेष न्याय का सिद्धांत। तो अरस्तु ने दो प्रकार के न्याय के सिद्धांत माने, सामान्य न्याय और विशेष न्याय। अब विशेष न्याय क्या है भाई? ये तो दार्शनिक आयाम है सामान्य न्याय। तो विशेष न्याय हर देश के संविधान के अनुसार होने वाला न्याय है। अब विशेष न्याय को विशेष क्यों कहते हैं? क्योंकि हर देश का संविधान अलग अलग, हर देश के संविधान में कानून अलग अलग, तो हर देश के संविधान के कानूनों के अनुसार होने वाला न्याय विशेष न्याय है। इसको विशेष क्यों कहते हैं कि जब एक ही चीज अलग अलग लोगों के लिए अलग अलग होती है तो वह सामान्य होती है कि विशेष होती है? विशेष होती है। और चूंकि विशेष न्याय ऐसा न्याय है जो हर देश के संविधानों के कानूनों के अनुसार होने वाला न्याय है, तो हर देश का संविधान अलग, हर देश के संविधान के कानून अलग, और उन कानूनों के अनुसार होने वाला न्याय भी अलग अलग। जब एक ही चीज अलग अलग देशों में अलग अलग तरीके से होती है तो वह सामान्य होती है कि विशेष होती है? विशेष होती है। तो विशेष न्याय हर देश के संविधान के अनुसार और उस संविधान के कानूनों के अनुसार होने वाला न्याय विशेष न्याय कहलाता है। अब इस विशेष न्याय को भी, अच्छा यहाँ पर एक चीज गौर करें, अरस्तु ने अपने न्याय का सिद्धांत किस पुस्तक में दिया है? अपनी में, एथिक्स में। अच्छा, अब विशेष न्याय भी दो प्रकार का अरस्तु के अनुसार। एक तो है आनुपातिकीय वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत। ये अरस्तु का बड़ा हिट सवाल है भाई, यहाँ पे एग्जामिनर सवाल डालता है सबसे ज्यादा। अगर न्याय पे सवाल गया तो 90% चांस यहाँ बनेंगे और 10% चांस में फिर वो कुछ भी पूछेगा। तो आनुपातिकीय वितरणात्मक न्याय अरस्तु के कौन से प्रकार का न्याय है? विशेष न्याय। क्यों है ये विशेष न्याय? क्योंकि ये विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है। किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? विधायिका या कानून बनाने वाली संस्था के अधिकार क्षेत्र में आता है। और आनुपातिकीय वितरणात्मक न्याय क्या है? जो व्यक्ति जितना क्षमतावान होता है, जितना योग्य होता है, और वह जिस अनुपात में राज्य की या समाज की सेवा करता है, उसको उसी अनुपात में पद, पुरस्कार, प्रतिष्ठा, सत्ता का वितरण होना चाहिए। ये कहता है अरस्तु। विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है, अंक गणितीय अनुपात में संचालित होता है। ये फैक्ट पकड़ लेना। आनुपातिकीय वितरणात्मक न्याय क्या है? जो व्यक्ति समान लोगों के साथ समान व्यवहार, ये इसकी विशेषता है आनुपातिकीय वितरणात्मक न्याय की। जो व्यक्ति जिस अनुपात में समाज या राज्य की सेवा करता है, उसको उसी अनुपात में पारितोषिक, पद, पुरस्कार, प्रतिष्ठा दिए जाने चाहिए। क्षमता या योग्यता के सिद्धांत पर आधारित है। किस पे आधारित है? क्षमता या योग्यता के सिद्धांत पे आनुपातिक न्याय। जिस व्यक्ति में जितनी क्षमता है, जितनी योग्यता है, और जिस अनुपात में अपनी पूरी क्षमता और योग्यता से समाज या राज्य की जिस अनुपात में सेवा कर रहा है, उसी अनुपात में उसको पारितोषिक दे दो। अगर 250 ग्राम क्षमता है तो 250 ग्राम पारितोषिक, 100 ग्राम क्षमता है तो 100 ग्राम पारितोषिक। तो कुल मिला के क्षमता या योग्यता पर आधारित है कि नहीं? ये अनुपातिक वितरणात्मक है। जो व्यक्ति जितना ज़्यादा टैलेंटेड है, जिस अनुपात में समाज या राज्य की सेवा कर रहा है, उसी अनुपात में उसको पारितोषिक दे दो। ठीक है। ये ज्यामितीय या रेखा गणितीय नियम के अनुसार संचालित होता है। ये फैक्ट है भाई, इनको सीधे सीधे पकड़ लेना
किसके अधिकार क्षेत्र में आता है? विधायिका के अधिकार क्षेत्र में। ये इसके फैक्ट हैं। आनुपातिक या वितरणात्मक न्याय के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। एग्जामिनर ऐसे सवाल पूछेगा कि इसमें समान लोगों के साथ समान व्यवहार किया जाता है? बिल्कुल किया जाता है। अगर दो टैलेंटेड आदमी हैं और दोनों बराबर से राज्य समाज की सेवा कर रहे हैं, दोनों को पारितोषिक बढ़िया दो। एक टैलेंटेड है और एक टैलेंटेड नहीं है, तो किसको ज़्यादा पारितोषिक मिलेगा? समाज या राज्य की जिस अनुपात में सेवा करेगा, टैलेंटेड ज़्यादा सेवा करेगा, उसको ज़्यादा दो। तो समान लोगों के साथ समान व्यवहार है, मतलब जो टैलेंटेड है उनके साथ ज़्यादा पारितोषिक है, जो टैलेंटेड नहीं है उनको कम पारितोषिक है। तो समान के साथ समान व्यवहार है कि समान के साथ असमान व्यवहार है? अगर सभी को एक जैसा दिया जाए, क्षमता और योग्यता को साइड में रख दिया जाए, तो सभी को एक साथ एक जैसा दिया जाएगा, तो समान के साथ समान व्यवहार होगा या समान के साथ असमान व्यवहार होगा? असमान व्यवहार होगा कि भाई एक तो 100 ग्राम बुद्धि वाला आदमी है और एक 250 ग्राम बुद्धि वाला आदमी है, जब एक जैसा ही दिया जाएगा तो फिर तो असमान व्यवहार हो गया ना। तो एग्जामिनर सवाल पूछेगा कि आनुपातिक या वितरणात्मक न्याय के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा सही है अथवा नहीं है। पहला पॉइंट कि आनुपातिक या वितरणात्मक न्याय का सिद्धांत अरस्तू के अनुसार विशेष न्याय से संबंधित है। बिल्कुल है भाई। अच्छा, दूसरी बात, यह विधायिका के अधिकार क्षेत्र में आता है या न्यायपालिका के अधिकार क्षेत्र में आता है? विधायिका के अधिकार क्षेत्र में। विधायिका के अधिकार क्षेत्र में क्यों? क्यों? विधायिका ही तो ये कानून बनाएगी कि समाज या राज्य की इस अनुपात में सेवा करने से तो ये पुरस्कार मिलेंगे और इस अनुपात में सेवा करने से ये पुरस्कार मिलेंगे। तो विधायिका का अधिकार क्षेत्र में आता है। ज्यामितीय या रेखागणितीय नियम से संचालित होता है या अंकगणितीय नियम से संचालित होता है? ज्यामितीय या रेखागणितीय नियम से संचालित होता है। क्षमता और योग्यता के सिद्धांत का समर्थन करता है या समतलीकरण या पूर्ण समानता का समर्थन करता है? क्षमता या योग्यता के सिद्धांत का समर्थन करता है। समान लोगों के साथ असमान व्यवहार का समर्थक है या समान लोगों के साथ समान व्यवहार का समर्थक है? समान लोगों के साथ समान व्यवहार का समर्थक है। ठीक है, तो ये आनुपातिक और वितरणात्मक न्याय हो गया। मतलब विशेष न्याय के भी उसने दो प्रकार माने, आनुपातिक या वितरणात्मक न्याय। अरस्तू का बहुत ही हिट सिद्धांत, इस पर सबसे बड़ा सवाल बनता है। दूसरा है विशेष न्याय का परिशोधनात्मक न्याय। इसके शब्दों को पकड़ लेना। परिशोधनात्मक न्याय या प्रतिवर्ती न्याय या प्रतिकारात्मक न्याय या निदानात्मक न्याय, इनमें से एग्जामिनर कोई से भी शब्द को पकड़ के सवाल डालेगा कि परिशोधनात्मक न्याय या प्रतिवर्ती न्याय या प्रतिकारात्मक न्याय, निदानात्मक न्याय, ये 4 शब्द हैं भाई। तो ये विशेष न्याय का दूसरा सिद्धांत है। ये किस चीज से संबंधित है? आनुपातिक या वितरणात्मक विधायिका के अधिकार क्षेत्र में था, ये किसके अधिकार क्षेत्र में है? न्यायपालिका के में। ये क्या कहता है? ये व्यक्तियों के व्यवहार पर नियंत्रण करने वाला न्याय का सिद्धांत है कि अगर कोई व्यक्ति किसी के रुपए लूट लेता है, धोखाधड़ी करता है, मारपीट करता है, तो उसके व्यवहार का नियंत्रण करने वाला जो न्याय का सिद्धांत है परिशोधनात्मक, व्यक्ति के व्यवहार में परिशोधन करना। प्रतिवर्ती या प्रतिकारात्मक या निदानात्मक, समस्याओं का निदान करना, तो किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा? ये न्यायपालिका के में। क्यों? समस्याओं को सॉल्व कौन करेगी निर्णय देके? न्यायपालिका। व्यक्तियों के व्यवहारों को डिसीजन देके नियंत्रित कौन करेगी? न्यायपालिका। तो न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र में आता है। दूसरा फैक्ट पकड़ो, अंकगणितीय अनुपात में होता है। आनुपातिक ज्यामितीय या रेखागणितीय अनुपात में संचालित होता है, परिशोधनात्मक अंकगणितीय अनुपात में संचालित होता है, और मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है। मानव अधिकार नहीं, मानव व्यवहार। यहां पे एग्जामिनर सवाल डालता है, अरस्तू के अनुसार वह कौन से न्याय है जो मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है? अगर कोई व्यक्ति गुंडागर्दी कर रहा है, समाज में किसी को परेशान कर रहा है, लूट रहा है, तो कौन से प्रकार का न्याय का सिद्धांत उस व्यक्ति के व्यवहार को नियंत्रित करेगा? परिशोधनात्मक या प्रतिवर्ती या प्रतिकारात्मक या निदानात्मक। किसके अधिकार क्षेत्र में आएगा? न्यायपालिका का अधिकार क्षेत्र में आएगा। अंकगणितीय अनुपात में संचालित है, मानव व्यवहार को नियंत्रित करता है। ये अरस्तू के न्याय का सिद्धांत है। अब इस पर फैक्ट देखिए, अरस्तू ने अपने न्याय का सिद्धांत कौन सी पुस्तक में दिया? एथिक्स में। अरस्तू के न्याय के सिद्धांत में अधिकारों पर बल है और प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में कर्तव्यों पर बल था। इस फैक्ट को पकड़ो। प्लेटो कहता है ना अपने न्याय के सिद्धांत में कि व्यक्ति समाज में अपने लिए निर्धारित कर्तव्यों का पालन करे और दूसरे के कार्यों में हस्तक्षेप ना करे। तो प्लेटो के न्याय के सिद्धांत में कर्तव्यों में बल है और अरस्तू के न्याय के सिद्धांत में अधिकारों पर बल है। अच्छा, अरस्तू जो अपना सामान्य न्याय का सिद्धांत देता है, इसका तो दार्शनिक आयाम है।
क्योंकि ये तो कल्पनात्मक विषयों पे, दर्शन पे डिपेंड है। लेकिन जब अरस्तु अपना इस सामान्य न्याय को व्यवहार में प्रयोग में करता है, विशेष न्याय में क्या है, सामान्य न्याय को व्यवहार में प्रयोग किया जाएगा, और जब व्यवहार में प्रयोग करता है तो आनुपातिक या वितरणात्मक न्याय के स्तर पर भी और परिशोधनात्मक न्याय के स्तर पर भी, दोनों ही जगह अरस्तु फिर यथा स्थितिवादी या रूढ़िवादी है। उदार यथा स्थितिवादी या रूढ़िवादी है, इस टर्म को पकड़ लो अरस्तु के साथ। क्योंकि अरस्तु का अपने क्रांति संबंधी सिद्धांत भी हमारे पुराने वीडियो में पढ़ा है, उसमें भी मार्क्सवादी विचारक अरस्तु पर ये एलिगेशन लगाते हैं, एलिगेशन क्या, उसकी आलोचना करते हैं कि अरस्तु उदार यथास्थितिवादी या रूढ़िवादी है, जो क्रांति को रोकने को उपाय बताता है, क्रांति होने नहीं देना चाहता। तो अरस्तु न्याय के संदर्भ में भी यथास्थितिवादी या रूढ़िवादी है, क्रांति के संबंध में मार्क्सवादियों के अनुसार यथास्थितिवादी या रूढ़िवादी है। वहीं पर एडमंड बर्क जैसे रूढ़िवादी विचारक भी अपना रूढ़िवाद अरस्तु से ग्रहण करते हैं। तो अरस्तु जहाँ पे आ जाएगा, ये दो शब्दों को पकड़ लेना, यथास्थितिवादी व रूढ़िवादी, न्याय के सिद्धांत में भी, चाहे आनुपातिक वितरणात्मक न्याय का हो चाहे परिशोधनात्मक न्याय हो, दोनों ही स्तरों पर अरस्तु यथास्थितिवादी और रूढ़िवादी। ठीक है। और क्रांति के सिद्धांत में भी, तो क्रांति के सिद्धांत में तो कौन कहते हैं उसको यथास्थितिवादी और रूढ़िवादी? मार्क्सवादी। और रूढ़िवाद का प्रमुख विचारक एडमंड बर्क भी अरस्तु को यथास्थितिवादी या रूढ़िवादी, उसी से प्रेरणा ग्रहण करता है। तो ये आज हमने अरस्तु के दो सिद्धांत पढ़े, अरस्तु के न्याय का सिद्धांत और संविधानों के वर्गीकरण का सिद्धांत। बहुत ज़्यादा डिटेल में अननेसेसरी फैक्ट को पढ़ाने की बजाय मैंने सीधे उन पॉइंट्स पे आपको गौर किया है जहाँ पे सवाल जाएगा। तो राजनीति विज्ञान को ढंग से कंसेप्ट क्लियर करते हुए पढ़ने के लिए आप हमारा यूट्यूब चैनल पॉलिटी विद डी पारा सर सब्सक्राइब करें। ओके, थैंक यू।